हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। ये बहुत ही क्रूशियल नौकरी है। ये एक ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें 500 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और उस सब के अंदर क्वालिफिकेशन भी अलग है। हालांकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन देने की जरूरत है। क्वालिफिकेशन भी 10th पास, 12th पास, नॉर्मल ग्रेजुएट सबके लिए नौकरियां हैं। बट ये जानना कि किस पोस्ट को कैसे अप्लाई करना है, कितने पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, कौन से राज्य से कर सकते हो, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, इन सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त बहुत बड़ी गलतियां आपसे हो सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपसे गलतियां ना हो, ये मिस्टेक आप ना करो इस फॉर्म को भरते वक्त, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं और बाद में पछताते हैं ऐसे मिस्टेक्स को करके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 के बारे में। जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको बस ब्रीफली बता देता हूं कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सिर्फ रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री ये सब नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं और पूरे के पूरे देश में उनके ऑफिसर्स होते हैं। तो एसएससी तो लेता है, सीजीएल भी लेता है, सीएचएसएल भी लेता है, 10th पास के लिए एमटीएस भी लेता है, 12th के लिए सीएचएसएल भी लेता है और ग्रेजुएट के लिए सीजीएल भी लेता है। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? होता क्या है, कई जॉब्स ऐसी होती है या फिर कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो सही समय पे नहीं बता पाते हैं सीजीएल या फिर इनको कि हमको जॉब चाहिए, ऐसे ऐसे हमको रिक्वायरमेंट है, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा, खुद एसएससी अपनी नौकरी कैसे करेगी, यूपीएससी के अंदर लोग कैसे जाएंगे, जो लोग यूपीएससी के अंदर भी काम कर रहे होंगे, तो वो भी इसके थ्रू कई कई पोस्ट होती हैं जो जाते हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट होती हैं, सारी डिपार्टमेंट्स इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो 100, 200, 500 रिक्रूटमेंट करे। तो किसी को 5 चाहिए, किसी को 25 चाहिए और किसी को 5-10 ही चाहिए, लेकिन कई साल में चाहिए होता है, तो एक रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं बन पाता। तो ऐसी एक रिक्रूटमेंट है जिसमें कि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स मिल करके रिक्रूटमेंट करते हैं। इसीलिए इसके अंदर 500 से अलग अलग तरीके की नौकरियां भी हैं और इसके अंदर आपने सही नौकरी पकड़ ली तो भाई इतना कम कट ऑफ जाएगा आपका और आपकी क्वालिफिकेशन पे मैच कर जाए तो आपको मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को हम चलिए देखते हैं अच्छे से। अभी हमने ये देख लिया कि क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है देखना, और अब हम पूरा इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले, तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, बुक्स, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप डाउनलोड कर लेना। ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर कोई भी एसएससी की आप नौकरी में इंटरेस्टेड हो तो मात्र 99 रुपीज में मैं आपको दिखा देता हूं। अरे यार वो शायद लगा नहीं है, सॉरी, लेकिन जैसा आपको दिख रहा होगा ना, आपको यहां दिखा देता हूं। ये मेगा पैक पे यहां पे क्लिक हुआ है। कोई भी पैकेज आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे एक मेगा पैक आएगा और यहां पे जैसे एसएससी लिखा हुआ है तो यानी एसएससी का ये हो गया। तो मेगा पैक आप लेते हो तो 149 रुपीज में आपको देखो 43,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर एक एसएससी हो, बैंकिंग हो, सब कुछ आपका मॉक टेस्ट मिलने वाला है। और अगर आप एसएससी पे क्लिक करोगे तो एसएससी के सारे सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे फेज 11 हो, सारे एमटीएस सब कुछ खुल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है, सिर्फ आपको 99 रुपीज देना है। जहां 149 लिखा ना, यहां 99 लिखा होगा और ये शायद 149 लिखा होगा, तो आप दे सकते हो। बहुत अच्छा ये है, आपको बता चुका हूं मैं पहले भी, इसके बारे में ज्यादा क्या बताऊं कि सारे के सारे जितने भी कंपनियां मॉक टेस्ट भेजती हैं वो एक ही 2 कंपनियां बनाती हैं, वो सबको सप्लाई करती हैं और फिर वो आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो सबका वही है, किसी का भी ले लो, तो जो सस्ता हो वो लेना। मुझे लगता है शायद मेरा ही सस्ता है सबसे, तो ले सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, कि देख लेते हैं फॉर्म भरने की डेट कहां से स्टार्ट होगी, कहां क्या है। देखिए, तो 6 मार्च से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक? 27 मार्च 2023 तक। ठीक है, एक दिन आपको ग्रेस यानी 28 मार्च तक मिलेगा फी पेमेंट करने के लिए, जिन्होंने नहीं किया होगा। फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ और सिर्फ फी पेमेंट करेंगे आप उस दिन। और अगर आप ऑफलाइन पे करते हो तो आपको चालान जनरेट करने के लिए भी 28 ही लास्ट डेट है, लेकिन सबमिट करने के लिए एक दिन और आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपसे फॉर्म में भरते वक्त कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपको मिलेगा, कब मिलेगा? 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में आपको डेट मिलेगा। इसके बीच में आप चाहो तो अपनी सारी गलतियां सुधार सकते हो। ठीक है, ये हो गया। एग्जामिनेशन की डेट क्या है? जून जुलाई 2023। तो काफी अच्छा खासा आपको टाइम मिल रहा है, लगभग 3 महीने के आसपास आपको मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। फीस के ऊपर आ जाते हैं, तो सबके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, लेकिन वुमेन के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और अगर आप एसटी हो, एससी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस यहां पर है। फीमेल के लिए भी 0 रुपीज है। तो सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के होंगे उनको 100 रुपए देना है, बाकी किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत यहां पे नहीं है।
ठीक है, अब हम पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल ना 5369, देखो इतने टोटल यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं। और आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का 1332 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड का आपका 2540 पोस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैसे ही आपका सारा हैंडीकैप जो होगा, विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे तो, और अपने अपने हिसाब से हैंडीकैप्स की यहाँ पे सीट्स दी हुई है। तो ये हो गई हमारी टोटल सीट्स के बाद 5370 आप लेके चलो लगभग। ये पोस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो 1000-2000 इसके अंदर जुड़ ही जाता है, कम नहीं होता है, आप ऐसा लेके चलिए इसके अंदर। एक चीज आपको बता दूं, पोस्ट के अंदर अब चीजें देखेंगे, बहुत क्रूशियल चीजें हैं, यहीं से आपको अब घुस जाना है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं घुसोगे तो। अच्छे से समझना चीजों को, यहाँ पे फोकस रखना है यहाँ पे। अब फोकस मत गड़बड़ करना। आप देखो यहां पर जो ये सारे आपको पोस्ट दिख रहे हैं ना 5370 के आसपास, ये सारे के सारे जो हमारे पोस्ट है ये बहुत सारे पोस्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। मतलब 500 अलग अलग पोस्ट तो हैं, लेकिन वो 500 पोस्ट अलग अलग राज्यों में भी है, और उन सबकी क्वालिफिकेशन भी अलग है, और उन सबकी उम्र की क्वालिफिकेशन भी अलग है। तो हम क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं और आपको बताता हूं कैसे इन चीज़ों को देखना है और कैसे एग्जामिनेशन सेंटर भी समझना है। एग्जामिनेशन सेंटर को पहले समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको, क्योंकि यहां से मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो मत स्किप करना, पूरा देखना है आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हम चीजें देखने वाले हैं कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो चीज बताऊंगा वो बताऊंगा एग्जामिनेशन सेंटर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर, ये सबसे ज्यादा ये समझना आपको जरूरी है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप एक बार चुनोगे या बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। 6 है यहाँ पे, लगभग 9 है आपके ये। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके रीजन के हिसाब से है। यहाँ पे कोई डोमिसाइल का कुछ गेम नहीं है। मैं अपने आपको हटा लेता हूँ, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आपको समझ में आया कि डोमिसाइल का यहाँ कोई गेम नहीं है। आप किसी भी रीजन से भर सकते हो, लेकिन भरोगे तो चेंज नहीं कर सकते। सेंटर्स के नाम यहाँ पर है, जैसे आपका भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, आगरा है, ये आपका एसएससी के रीजन है। ये क्या है, सेंट्रल रीजन है, बिहार एंड यूपी नाम है इसका, यही नाम है। तो और आपका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के डोमिसाइल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यहां से फॉर्म भर सकते हो और इन जगहों में ही आपका सेंटर पड़ेगा। प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, तो इस हिसाब से पड़ेगा। वैसे ही आपका पोर्ट ब्लेयर होगा, तो रीजन आपको ऐसे चुनना पड़ेगा। लिखा होगा क्या, ये जैसे नाम लिखा हुआ है ये लिखा होगा आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन में क्या लिखा है, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहां पर क्या लिखा है आपका, ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार। तो और आपके सेंटर से हो गए, तो आपको ये वाला रीजन चुनना है भरते वक्त, ये याद रहे, ये चेंज नहीं हो सकता। वैसे ही आपको यहां पर भी ये चुनना है, समझ में आया आपको, ये भी यहां पर आपको चुनना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पोस्ट के अंदर, जो आपको समझना जरूरी था, क्योंकि आप इसके अंदर फंस जाते। अब हम चलते हैं इसके अंदर लास्ट में और देखते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे चीजें बटी हुई हैं। ठीक है, तो हम आ गए पेज नंबर 94 देख सकते हो आप, और 95 के ऊपर ये एनेक्जर 3 है आपका। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, सारी डिटेल इसी के अंदर आपका दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिखा है रीजन लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, ये शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ था, तो वैसे आप देख लेना, NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन ऐसे लिखा हुआ है। और ये पोस्ट नंबर है, ये ध्यान रहे आपको, ये पोस्ट का आपका नंबर है और पोस्ट का नाम ये है, डिपार्टमेंट कौन सा है ये है आपका, उम्र की इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट वो ये है, और आपका सैलरी क्या होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम इसी के अंदर देख लेंगे, जो भी चीजें हम इसी के अंदर हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, SC ST OBC अनरिजर्व्ड, और ये सारी यहाँ पे सीट्स लिखी हुई है। टोटल इसके अंदर एक ही सीट है, तो जो भी अप्लाई करेगा यहाँ पे वो जनरल पोस्ट का ही होगा, क्योंकि SC ST किसी का भी यहाँ पे सीट नहीं है। समझ में आया आपको, क्या चीज यहां पर हमको देखना है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां पे रीजन लिखे हुए हैं सारे, और यहां पर कोड्स लिखे हुए हैं, ये कोड को ही आपको समझना है, ये कोड को ही आपको भरना है वहां पे फॉर्म भरते वक्त। ये फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, डिपार्टमेंट इसका ये है, उम्र की रिक्वायरमेंट ये है, लेवल 5 आपका सैलरी है, ग्रेजुएशन और अबव की डिग्री चाहिए। टोटल 2 सीट्स है, लेकिन दोनों ही पोस्ट OBC की है, तो जनरल वाले भरेंगे तो 0 सीट्स है, तो कुछ होगा ही नहीं, उनका नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे आपको ये सिलेक्ट करना है जो आपको पोस्ट है। ठीक है, और यहां पे ये तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट रीजन का है, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, अभी यहां पे देखो नॉर्थ वेस्ट रीजन दिख रहा है। अभी हम और अगले पेज पे आते हैं, देखो ये भी नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन यहां पर देखो अब नॉर्थ रीजन शुरू हो गया। नॉर्थ रीजन हम देख रहे हैं अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे नॉर्थ रीजन आ गया है, यहाँ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है आपका, सॉरी यहाँ नौकरी लिखी हुई है, ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, उम्र लिखा हुआ है, नौकरी लिखी है और ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कितनी पोस्ट है इसके अंदर, देख रहे हो, इसके अंदर देखो 57 पोस्ट है, ये 10th लेवल की नौकरी है, और इसके अंदर आपका नौकरी क्या है, तो ये आपके ड्रॉट्समैन की नौकरी है।
तो इसी तरीके से आपका सारा आपको देखना है। इसको अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक बार और देख लूंगा, पर मोटा मोटे आप ये समझ के चलिए कि इसको इस तरीके से देखना है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह कि अप्लाई कहां से करें, रीजन कैसे सिलेक्ट करेंगे, या फिर रीजन सिलेक्ट करेंगे तो क्या अलग अलग रीजन से पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर मेरा क्वालिफिकेशन अलग रीजन में होगा। और इसके बाद ये सवाल भी आ सकता है कि फिर मेरा एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, इसकी नौकरी कहां लगेगी। तो ये सारे डाउट्स हैं, सबके सब डाउट मैं आपके क्लियर करता हूं अब। ठीक है, तो अपने पोस्ट की देखी चीजें कि पोस्ट कैसे देखनी है नोटिफिकेशन के अंदर। लेकिन अभी भी बहुत डाउट आते हैं अप्लाई करते वक्त, किस रीजन से अप्लाई करना है, क्या एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर डाउट क्या मेन आ सकता है कि ऐसा हो लग सकता है आपको कि भाई मुझे एक रीजन के अंदर 200-250 पोस्ट वाली एक नौकरी थी, मुझे एक वो पसंद है, वहां अप्लाई करने का मन है, और एक दूसरा रीजन है वहां पर अप्लाई करने का मन है। तो क्या यहाँ पे अलग अलग रीजन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 10th पास भी है, 12th पास की नौकरी भी है, ग्रेजुएट्स की नौकरी भी है। तो इसको यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं। मैं आपको बता रहा था ये पार्ट मत स्किप करना। तो देखो आपको बताता हूं, किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको टोटल यहां पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। सबसे पहले समझो कि आप टोटल यहां पे 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया आपको? 3 पोस्ट यहां पर मैक्सिमम है। एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो 10th क्वालिफिकेशन वाला, एक पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो 12th क्वालिफिकेशन वाला, और एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हो आप ग्रेजुएशन वाला। समझ में आया आपको? 3 पोस्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो टोटल। और क्या पैटर्न होगा वो सब हम अभी देखेंगे, लेकिन 3 पोस्ट अप्लाई आप कर सकते हो। तो क्या वो तीनों पोस्ट अलग अलग रीजन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग रीजन से भी कर सकते हो। लेकिन याद है मैंने बोला था सबसे पहले जब आप फॉर्म भर रहे होगे ना, तो सबसे पहले जो आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा एग्जामिनेशन सेंटर, रीजन सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, वहां पर आपको वो जगह चुनना है जहां पे आपका एग्जामिनेशन आपको देना है। आप नॉर्थ रीजन में बैठ के एग्जामिनेशन दे करके साउथ रीजन की नौकरी भी अप्लाई कर सकते हो। पेपर आपका नॉर्थ रीजन में ही होगा, वहीं पर आपका सब कुछ होगा, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका साउथ रीजन आपका सिलेक्शन करेगा, वहां मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने वहां के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आपको रीजन का कंफ्यूजन दूर हुआ कि मैं किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकता हूं। एग्जामिनेशन सेंटर किसी एक रीजन पे देकर के मल्टीपल रीजन से अप्लाई कर सकता हूं। और क्वालिफिकेशन में क्या ऐसा कर सकता हूं, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको 3 अप्लाई कर सकते हो आप, और तीनों की क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए। एक क्वालिफिकेशन की 2 बार आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्वालिफिकेशन मतलब कि क्वालिफिकेशन टाइप, समझ रहे हो आप? तो ग्रेजुएशन वाले टाइप का जहां पे लिखा हुआ ग्रेजुएशन एंड अबव, उस टाइप का एक, 12th वाला एक, और 10th वाला एक आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आपको आ रहा है कि भाई पोस्ट की अलग अलग टाइप के पोस्ट, वही मैं आपको एक्सप्लेन किया कि अप्लाई आप कर सकते हो। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कितना भी, और इन सबका बाप है एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी मैं क्लियर कर दिया कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको सबसे पहले चुनना है, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको। आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वहां पे आपने पोस्ट चुना, एग्जामिनेशन सेंटर चुना, और वहां पे आप चुन सकते हो कि भाई ये मेरे को अप्लाई करना है, मेरे को मल्टीपल क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे होगे या फिर आपकी उम्र नहीं होगी तो आपको नहीं दिखाएगा ऑप्शन, उम्र होगी तभी आपको ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर और भी बहुत सारे डाउट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसको भी कैसे क्लियर कर दूंगा। हर चीज क्लियर होगा, टेंशन मत लो आप। बट ये आपको समझ में आया कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चुनना है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन और रीजन का कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। कोई कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 14.3 है, ये आपको ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना। कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड इन वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस रीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ पोस्ट। लेवल ऑफ पोस्ट का मतलब है क्वालिफिकेशन। और आपको यहीं पर क्लियर हो गया कि एक क्वालिफिकेशन की आपने अप्लाई कर दी नौकरी, एक क्वालिफिकेशन की आपने नौकरी अप्लाई कर दी, जो सबसे पहले करोगे वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब अगले 2 जो आप पोस्ट अप्लाई करोगे उसका एग्जामिनेशन भी आपको वहीं पर देना पड़ेगा, और वो पूरे देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। कोई डोमिसाइल का गेम नहीं है, किसी जगह का गेम नहीं है। पोस्टिंग कहां होगी एक सवाल जरूर आएगा, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर, और हम आते हैं अभी हम वो भी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम उसको भी समझेंगे। एज का जो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 30 साल के बीच में है। ठीक है, और जितना 10th 12th का है मोस्टली 25 होता है वहां पर, या फिर आपका 27 जो मुझे दिख रहा है वो है, ज्यादा मतलब नहीं है। तो ग्रेजुएशन वालों का मोस्टली 30 ही है।
ठीक है, तो एक अच्छी बात है। तो मैट्रिक जहां पर लिखा हुआ है, मोस्टली पोस्ट के अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, और इंटरमीडिएट वाला में मोस्टली में 12th पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, और कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन वालों के अंदर। क्या इसके अंदर फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो फाइनल ईयर के बच्चे यहां पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 27 मार्च तक आपका जो डिग्री है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, फाइनल आपका जो है वेबसाइट पे आ जाना चाहिए आपके स्कूल कॉलेज जो भी है आपका, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 10th में, 12th में और या फिर ग्रेजुएशन, आपने तीनों में से कुछ भी करस्पॉन्डेंस में किया या फिर तीनों करस्पॉन्डेंस में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th या 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, अप्लाई आप कर सकते हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। 12th आपने साइंस से किया है, 12th आपने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया, आर्ट से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन भी आपने क्या चीज में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए। हाँ, जहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा होगा, वो जहां पर क्या क्या मांगेगा अभी हम देखने वाले हैं उसको। तो ये एलिजिबिलिटी आपको समझ में आया? ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक करो भाई, वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उस पार्ट पे आते हैं जो आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इस पार्ट को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 500 के 500 पोस्ट को मैं यहां पे बताने वाला तो हूं नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 500 में कोई एक नौकरी ऐसी हो जिसका क्वालिफिकेशन ऐसा हो कि सिर्फ आप ही अप्लाई कर सकते हो। तो हम आते हैं और देखते हैं कि कहां है वो लिंक जहां से आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो देखिए, हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, और नोटिफिकेशन में जो पेज नंबर 106 है, 107 है, जो भी आपके पेजेस दिख रहे होंगे ना, आपको मैं हटा के दिखाता हूं इसको, जो भी आपको ये पेजेस दिख रहे होंगे, देख रहे हैं आप, सारे जितने भी हमारे पोस्ट है, एनेजर 3 जो था हमारा था, उन सबके ऊपर एक लिंक है। आप ध्यान से देखो, यहां एक लिंक है, ssc.nic.in/portal/selection post details। यहां पर आपको क्लिक करना है, वरना मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप वहां पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो यहां पर आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे इस पेज के ऊपर। ये पेज आपको अब अच्छे से समझना है, यहां पर कैसे काम होगा। आपको यहां पे रीजन सिलेक्ट करना है, सेंट्रल रीजन, सपोज करो आपने नॉर्थ रीजन सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन का नेम आपने सिलेक्ट किया, नीचे वाला सिलेक्ट मत करना, ध्यान रहे फेज 9 सॉरी हमारा फेज 11 है, फेज 9 10 सब पड़ा हुआ है, वो छोड़ देना, फेज 11 है, और सर्च पे क्लिक किया। तो फेज 11 में नॉर्थ रीजन के अंदर ये सारी की सारी नौकरियां आपको दिख रही हैं, ये सारी नौकरियां हैं। अब यहां पर जो चीजें दिख रही होंगी, एनआर, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में भी लिखी हुई थी, तो मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं आपको, और आपको चीजें दिख रही होंगी कि यहां पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, ध्यान से सुनिएगा, डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, सब कुछ नोटिफिकेशन में था, बट यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो है नंबर ऑफ पोस्ट, कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। सपोज करिए, पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, तो नोटिफिकेशन में आपको यहां पर देखना है, तो नोटिफिकेशन में आपको क्या देखना है, सपोज करिए यहां पर हमने देखा कि नॉर्थ रीजन हम सर्च कर रहे हैं ना, नॉर्थ रीजन में हम सबसे पहले देखेंगे भाई 76 पोस्ट कहां पर है। तो 76 पोस्ट 12th पास के बच्चे के लिए है, और ये सीनियर डॉट्समैन की है। तो मैं क्या करूंगा, NR 10523 ये नोट कर लूंगा, और इसको सर्च करूंगा हमारे उस पेज के ऊपर। मैं बस एक एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम आ चुके हैं पेज पे, और हमको क्या सर्च करना है, हमारा पोस्ट का नाम, जो नंबर है हमारा, वो हमने यहां पे सर्च करना है। तो सर्च बार पे हम गए, NR 15023, तो ये हमने सर्च किया, देखिए यहां पर आ गया 15023, ड्रॉट्समैन वाली हमारी पोस्ट है, ठीक है। और यहां पर हम आएंगे लेवल 4 की नौकरी, यहां पे व्यू डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे, और यहां पर आएगी आपकी एक्चुअल डिटेल। वहां तो बस ये लिखा हुआ था कि आपको 12th पास चाहिए, 10th पास चाहिए, यहां पर एक्चुअल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये तो हो गया 10th आपका। साथ में 2 साल का आपका ड्रॉट्समैनशिप का यहां पर ITI मांग रहा है, समझ रहे हो, और आपको अलग अलग दे रहा है। अगर वो नहीं है तो अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ हो, ITI आपका किया हुआ हो, कैसे कैसे क्या क्या किया हो, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आपको समझ में आया। और यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर आपको पोस्ट की डिटेल्स दिख जाएगी, यहां पर आपको वैकेंसी का ब्रेक दिख जाएगा कि कैसे कैसे ब्रेक है, उम्र का दिख जाएगा, एज लिमिट आपका दिख जाएगा, यहां पे ग्रेड पे क्या है, स्किल लेवल रिक्वायर्ड लिख जाएगा, जेंडर में आपको लिख जाएगा यहां पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और सारी चीजें लिख जाएंगी, जॉब क्या चीज का है वो भी लिख जाएगा यहां पर आपको। अब देख रहे हो यहां पे चीजें कैसे देख रही हैं। फिर क्लोज पे गए, हमने सपोज कुछ और सर्च किया, हमने कर्नाटका केरला रीजन सर्च किया, और फेज 11 पे गए, हमने सर्च कर दिया यहां पे, और हमने यहां पे सर्च करने लग गए, और कहीं पर भी जाकर के हमने क्लिक किया, केयर टेकर पे हमने क्लिक किया यहां पे, और देखने लग गए।
कि यहाँ पर क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सिक्योरिटी इन अ म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आपको। और यहाँ पर देखिए लेवल लिखा हुआ है और सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में पोस्ट को देखना है। ये पोस्ट है, उसके अंदर कितनी सीट्स है, आपने सीट्स देख ली, फिर उस नंबर को आके यहाँ पे सर्च करना है और देखना है भाई मैं उसके लिए क्वालिफाई हूँ कि नहीं। सबसे ज्यादा सीट्स वाली आप सर्च कर लेना, वरना अगर आपने कोई स्पेशल डिग्री ली होगी, मान लो आपके पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, तो आपने सर्च देखा कि अरे फोटोग्राफर की नौकरी है या फिर आपको इंटरव्यूअर की नौकरी है, तो आपने उसको पे तुरंत जाके क्लिक करना है, भले 5 या 10 सीट को ना हो। वहां पर आपका कट ऑफ भी कम होगा, सिलेक्शन होने के चांस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसी डिग्री किसी के पास नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, बहुत प्यारी बात है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे बहुत छट जाएंगे। भले इसको 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरे, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से भरते हैं। किसी एक जगह पे किसी एक पोस्ट के लिए हो सकता है कि 5 लाख बच्चे बैठ जाए और बाकी पोस्ट में 5000 बच्चे भी ना बैठे। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा के यहाँ पे भरना, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप बोलोगे नहीं समझ में आएगा ना, तो फॉर्म भरने के लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, और दूसरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है कि आपका सिलेक्शन ज्यादा हो, बहुत ज्यादा चांस हो। तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आपका जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने देख लिया, चैनल को लाइक आपने, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दिया होगा मुझे पता है। इसके बाद हमने आई थिंक मोटा मोटी चीजें देख ली हैं। आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। होगा भी तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा उसके बारे में, वरना अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अब हम सैलरी का देख लेते हैं। सैलरी की यहाँ पे बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके की नौकरी है। लेवल 1 से लेवल 7 की नौकरी है, 1900 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे की नौकरी है यहाँ पर। तो इसके अंदर सैलरी जो आपकी है 27,000 से लेकर के 70,000 के बीच में वैरी करती है। और 4800 ग्रेड पे वाली अगर आपकी नौकरी मिल जाती है ना, और आपकी पोस्टिंग दिल्ली वगैरह में हो जाए, तो अब आपकी सैलरी भाई पूछो मत, 90,000 तक हो जाएगी, 95,000 तक भी जा सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है 4800 ग्रेड पे में दिल्ली मुंबई पोस्टिंग हो जाए तो। ठीक है, और 70 तो आप लेके चलो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सैलरी के बाद। प्रमोशन भी आपका नॉर्मल जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का होता है, उसी टाइप का यहाँ पर प्रमोशन भी आपका होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे कि भाई मैंने 3 पोस्ट के लिए तो अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं पेपर क्या दूंगा, 1 दूंगा, 3 दूंगा, क्वालिफिकेशन तो अलग है, और जाऊंगा कहाँ, क्या होगा। तो यहां देखते हैं हम अच्छे से, टेंशन मत लो। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा बस एक ही रिटन एग्जामिनेशन है और कुछ भी नहीं है। स्किल टेस्ट किसी पोस्ट में है, किसी पोस्ट में नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। 500 में से मेरे ख्याल से 70-80 पोस्ट के अंदर मुश्किल से स्किल टेस्ट है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो आपको ये देख करके अप्लाई करना है कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद आपको जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क्स की। ठीक है, और ये आपका पैटर्न हो गया। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और आपका इंग्लिश, सब में 25-25 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 50-50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको सेक्शनली पास नहीं होना, कोई सेक्शनल यहां पर आपको पास होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सेक्शनल टाइमिंग है, ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ होगा। 60 मिनट टोटल आपको मिलेगा और आपको उसमें ही ये पेपर सॉल्व करना है। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसके अलावा हम नोटिफिकेशन के अंदर देखें चीजें, तो यहां पर आपको दिखेगा कि देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो भी आपका आप पास कर लोगे ना एग्जामिनेशन इसको, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में चीजें लिया हुआ है। जिन भी चीजों में अंडरलाइन किया होता है ना, उन चीजों को आपको जरूर पढ़ना है। नोटिफिकेशन में उन चीजों को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन में जिस चीज के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं वो आपको पढ़ा देता हूं। वो है पॉइंट नंबर 19.5, पॉइंट नंबर 19.6, जो भी अंडरलाइन यहां पे चीजें दी गई हैं। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, नीचे वाला पढ़िए, कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर 1 लेवल ऑफ पोस्ट, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड। तो आपको यह समझना है यहाँ पे कि जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे, अगर आप 10th पास के 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो, तो आपका 2 पेपर नहीं है, या फिर आपको 2 एडमिट कार्ड आ जाए, या फिर 2 आपको एग्जामिनेशन दे दोगे, तो आपका दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपको एक चीज पे ध्यान देना है, एक ही आपको एग्जामिनेशन देना है, एक ही में 2 हो गए, काम आपका तमाम हो जाएगा। और कॉमन कैंडिडेट क्या होता है? कॉमन कैंडिडेट जो आपके अलग अलग क्वालिफिकेशन में एक ही बच्चा अप्लाई करे तो उसे कॉमन कैंडिडेट बोलते हैं। 10th में भी, 12th में भी और ग्रेजुएशन में भी एक बच्चा अप्लाई कर दिया, तीनों में, तो वो कॉमन कैंडिडेट उसका नाम हो गया। ठीक है, 10th और 12th में भी सिर्फ अप्लाई किया, नहीं किया ग्रेजुएशन में, तो भी एक कॉमन कैंडिडेट इसका नाम हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक बात है यहाँ पे। यहाँ पर हम इसी में सिलेबस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है और कुछ और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन को ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक के लिए देखिए आपका टॉपिक्स तो सेम है, 1, 2
और आपका ये क्वांट और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक सब में सेम है, बस अलग अलग लेवल का है। सीधा सीधा बोला जाए तो मैट्रिक लेवल पे एसएससी एमटीएस लेवल का आएगा, ये 10+2 वाला एसएससी सीएचएसएल का पेपर होगा, और ग्रेजुएशन वाला एसएससी सीजीएल के लेवल का पेपर होगा टफनेस के मामले में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सिलेबस है, आप इसको स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और ये आपका सिलेबस देख के ही आपको लग जाएगा कि भाई ये तो एमटीएस का सिलेबस है। देख रहे हो, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इसके अंदर रीजनिंग आ रही है। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आपके टॉपिक्स वैसे ही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपका ये एसएससी सीएचएसएल का है, और इसके अंदर भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सारा जो हमारा चीज़ें हैं वो सीएचएसएल से मिलती हैं। 99% एकदम सेम सिलेबस है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप एसएससी की पहले से तैयारी कर रहे हो तो ये पैटर्न है, तीनों ही नौकरी के लिए सेम पैटर्न है, बस इनके अंदर टफनेस बढ़ जाएंगे। आपको मैं सिलेबस भी दिखा दिया और दिखा भी दिया कि कैसे टफनेस इसके अंदर बढ़ेगी, बस वही है, टफनेस बढ़ेगी, सिलेबस एकदम सेम ही है सबका। तो सिलेबस क्या सेम एसएससी एमटीएस का पेपर, सीएचएसएल का पेपर और सीजीएल का पेपर, तीनों में से ही आप तीनों ही भर सकते हो। जब भरोगे तो 3 आपके पेपर होंगे, 3 एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। 3 बार आपको पेपर देना पड़ेगा, एक बार 10th वालों के लिए, एक बार 12th वालों के लिए, एक बार ग्रेजुएशन वालों के लिए। कोई भी एक पेपर आपको 2 बार नहीं देना है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक क्वालिफिकेशन का आपको एक ही पेपर देने की जरूरत है, 2 पेपर नहीं देना है, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। और पेपर का पैटर्न सेम है, आई थिंक पैटर्न को लेकर के कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, सब कुछ 3-4 बार रिपीट में आपको कर चुका हूं। बुक्स पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल बुक पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर मान लो आपने एसएससी सीएचएसएल की किताब ली थी मेरी रिकमेंड की हुई, या फिर आपने किसी ये दिशा पब्लिकेशन की है, ये दिशा पब्लिकेशन की है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, आपने अरिहंत की एसएससी एमटीएस वाला आपने बुक ले लिया था, या फिर अपने एसएससी सीजीएल का मैंने रिकमेंड करता हूं ये दिशा वाली, ये आपने ले लिया था। अगर इन तीनों में से कोई भी बुक ले लिया था ना, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, इनसे आपका काम चल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स बस इसके बाद आपको लगाने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं, काम चल जाएगा। मतलब बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बताऊंगा क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट आप सिंगल बुक अगर ढूंढते हो और इनमें से कोई किताब आप पहले से ही ले चुके हो तो और कोई किताब मत लेना, क्योंकि सिंगल किताब में इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन ही है, ठीक है। इसलिए मैं कहता था कि सीजीएल वाली ये उठा लो, सीजीएल का जो पढ़ लेगा उसके अंदर सीएचएसएल और एमटीएस का निकल ही जाता है, ठीक है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो खैर नहीं, एमटीएस की कर रहे हो तो सीएचएसएल वाला उठाओ तो आपका सही रहेगा, एमटीएस का भी हो जाएगा और सीएचएसएल का भी हो जाएगा, ठीक है। वरना एमटीएस का जो ये बुक है इस डायरेक्ट, अगर आपको भाई बहुत पैसा है, अय्याशी है, तो एमटीएस के लिए एमटीएस वाली बुक ले लेना, सीएचएसएल के लिए 12th के लिए ये ले लेना और ये भी ले लेना, और कॉमन सिलेबस बैठ के पढ़ते रहना। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट उठाना, आपका प्रैक्टिस सेट की भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और प्रैक्टिस दबा के करना। मैं एक हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आपने लिया भी होगा, 25 साल में जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं सबका कॉमन एक किताब आता है। मतलब क्वांट के जितने आए हैं पूरा क्वांट का सिलेबस, एक बुक होगी सिर्फ क्वांट के क्वेश्चन होंगे, वैसे एक बुक होगी सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, वो सब आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत ऊपर लेवल पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बुक समझ में आई, सिंगल बुक का क्या गेम है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ऐसी किताब लेने का मन हो गया है कि भाई मेरे को हर एक चीज की तैयारी करनी है, मतलब सीजीएल भी दे रहा हूं मैं, सीएचएसएल भी दे रहा हूं और एमटीएस भी दे रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्म को कैसे भी बच्चे दे सकते हैं, समझ रहे हो। आप कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो इस वीडियो को देखा है, सीजीएल भी हो सकता है। आपको सीजीएल जितना मुश्किल एग्जाम लग रहा होगा तो भाई सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है ग्रेजुएशन वालों के लिए उतना ही लेवल का आपका एग्जामिनेशन होगा, जैसा सीजीएल का प्रीलिम्स होता है, एमटीएस का जैसा प्रीलिम्स होता है, जैसा आपका सीएचएसएल का होता है, वैसा ही लेवल का एग्जामिनेशन होगा। कम मत समझना इसके एग्जामिनेशन के लेवल को। तो आपको सिंगल बुक अगर यहाँ पे पढ़नी है तो देखते चलो, यहाँ पे शॉर्टकट इन रीजनिंग दिशा पब्लिकेशन के ले लो, एसएससी के लिए आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। पॉइंट के लिए आपका ये बुक ले लो, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, अरिहंत पब्लिकेशन की है, राजेश वर्मा राइटर है, आंख बंद करके लो, फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है, सारा एसएससी का बाप है किताब, ठीक है। इंग्लिश के लिए यहां पर डाउट आता है बच्चों को, तो ये दोनों किताब ही अच्छी है, दोनों में से जो सस्ती हो आप परचेस कर लो। अगर आप मेरे से पूछते हो भाई हिंदी मीडियम के हैं मैं तो क्या करें, अच्छा ऊपर जो सिंगल किताब थी ना वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, मैं उसके भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये दोनों किताब के बारे में भाई हम क्या करें, तो ये दोनों जो किताब है दोनों में सस्ती होगी वो लेना, लेकिन आपको भाई इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है लेकिन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो लूसेंट की इंग्लिश ले लेना, वो कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छी किताब है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट की जीके की किताब परचेस कर लो, बस बहुत है, कुछ मत पढ़ना। और स्टैटिक के लिए ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैं आज तक नहीं पढ़ा हूँ। और मैं सीजीएल भी पास किया हूँ, सीएचएसएल तो खैर कभी दिया नहीं हूँ लेकिन सीजीएल में पास किया हूँ, सीपीओ पास किया हूँ, बस इस किताब को पढ़ के। मतलब स्टैटिक के लिए मैं और कुछ नहीं पढ़ता था, खैर थोड़ी सी मुझे मतलब नॉलेज थी लेकिन स्टिल ये किताब ठीक ठाक आता है, आपका काफ़ी ठीक ठाक है,
ठीक है। तो ये किताब हो गया करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आई थिंक मैं भूल गया हूँ डालना। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो काम करना है, एक आपकी दिशा पब्लिकेशन की देख रहा हूँ 155 रुपये में निकली हुई है, पूरी ईयर बुक है करंट अफेयर्स की। तो पूरे पिछले साल 2022 में जो भी करंट अफेयर्स था सब कुछ उसके अंदर है। तो एक वो अच्छी किताब है 155 रुपये की, इसलिए मुझे अच्छी लगी। दूसरी, आपको भाई नहीं मेरे को एक ही किताब बताओ, 2-3 नहीं लूँगा, तो आप क्या करो ना, प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन ले लेना। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ना, करंट अफेयर्स आप पढ़ना आज से 2 महीने बाद कम से कम पढ़ना स्टार्ट करना। अभी मतलब अगर आपका सिलेबस खत्म कर लिया आपने तो स्टैटिक पोर्शन को रिपीट करते रहो, करंट अफेयर्स छोड़ देना। 2 महीने बाद करंट अफेयर्स पढ़ना, और करंट अफेयर्स क्या करना, प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल करंट अफेयर्स वाली एडिशन आती है 6 महीने की, वो पढ़ लेना, काम चल जाएगा। इसके अलावा भाई दुकान नहीं जाना, मैं गांव में रहता हूं या फिर बहुत दूर रहता हूं, नहीं मिलती मैगजीन्स मेरे को, तो आप दिशा पब्लिकेशन के क्वार्टरली करंट अफेयर्स की 2 किताब ले लो, उसमें हर 2 क्वार्टर का चीज़ें दी हुई है। वरना जो मैं ईयरली करंट अफेयर्स बताया हूँ ना, वो भी 155 रुपये की, उससे भी आपका काम चल जाएगा। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा आने वाला है। ये अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कितना ही करंट अफेयर्स होगा, थोड़े बहुत जो होगा न्यूज़ में गूगल करके पढ़ लेना, लेटेस्ट न्यूज़ इन 2023, बाकी आपको वो बुक सारा कवर करा देगी। उसी बुक से 2022 से मतलब मेन आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया किताब की बात, किताब में और कुछ नहीं है। कट ऑफ का मैं यहां पर ये इसलिए लगाया हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए अप्लाई करते वक्त। कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा किसको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है कम कट ऑफ के लिए। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, देखो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर में देखो कितना कट ऑफ है, मात्र 73 है। पोस्ट देखो अलग अलग होगा, अरे यार 300-400 पोस्ट नहीं है इसमें, 300-400 पोस्ट वाली भी नौकरियां हैं, लेकिन सिर्फ 76 पोस्ट में देखो कितना कम कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि नौकरी में क्वालिफिकेशन ऐसा मांग लिया होगा। डाटा प्रोसेसिंग वाला जो यहाँ पे नौकरी है, इसमें देखो 143 पोस्ट है, क्योंकि नॉर्मल के लिए है, ये ग्रेड ए नॉर्मल के लिए है, इसलिए ऐसा लग रहा है, और वैकेंसी भी कम है, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर आप देखो स्टोर कीपर का 132 है 161 वैकेंसी के ऊपर। तो आप ऐसे देख सकते हो 89 है, देखो यहाँ पर आपका मेडिकल अटेंडेंट का, क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो 89 कट ऑफ है यहाँ पर आपका, सिर्फ 81 सीट्स के अंदर ही। तो आपको ये समझ में आ रहा है, समीकरण बैठाना पड़ेगा आपको और पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके अप्लाई करना पड़ेगा, समय लेना है इसको अप्लाई करते वक्त। ऐसा सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर आपके शहर में आ जाए इसकी भीख मांगते हुए मत पहले भर देना, पूरा अच्छे से डिटेल में 2 दिन 3 दिन टाइम ले लो, लेकिन भर दो, 1 हफ्ते के अंदर भर दो, और 2-3 दिन टाइम लेकर के अच्छे से चीज़ें समझो। और नहीं समझ में आएगा तो मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें बताऊंगा किसको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और बेस्ट पोस्ट मैं आपको शायद बता ही दूंगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछते हो हमेशा, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई किसी स्टेट से, किसी राज्य से, कहीं से अप्लाई करो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिए आपके एसएससी जो आपका फेज़ 11 जो एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल्स हमने देख ली हैं। इसके अलावा आई थिंक कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। इसको फॉर्म कैसे भरना है उसकी एक वीडियो शायद मैं बना दूं, और दूसरा कौन से पोस्ट को अप्लाई करना है, ये 2 वीडियो शायद मैं बनाऊंगा। ईपीएफओ का स्ट्रैटेजी वीडियो मेरा बच रहा है, मुझे पता है, उसके ऊपर काम हो रहा है, बेहतरीन वीडियो आपको मिलने वाला है। सिर्फ एक वीडियो नहीं, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैं आपको लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ आपको शायद फ्री में पढ़ा दूं। मैं पूरा का पूरा 100% लगा हुआ हूं कि सारा का सारा चीज़ें मैं आपको खुद पढ़ा दूं, क्योंकि मैं उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर चुका हूं, ठीक है। तो मैं आपको ईपीएफओ का वीडियो डेफिनेटली देने वाला हूं। 3-4 दिन और रुक जाइए और फिर डेफिनेटली आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो मिलने वाला है ईपीएफओ का। तो ये हो गया हमारा वीडियो, यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।